विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी ने 2011 में सलवा-जुड़म नक्सल के ऊपर एक जजमेंट दिया है। उसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह भी उसका बयान दिया है। उसका ऊपर बात करने से हमारे साथ है हमारी शशिधर रेड्डी। सुदर्शन रेड्डी का एक जजमेंट दिया, इसका ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? 2011 में सलवा जुड़ुम पर निषेध लगाते हुए आज वाइस प्रेसिडेंट के जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने एक फैसला दिया था। इसके बारे में जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि इससे सलवा जुड़ुम के नक्सलवाद के खिलाफ जो सरकार की तरफ से अभियान चल रहा था उसमें बहुत बड़ा झटका मिला। पहले हमको ये समझना चाहिए कि सलवा जुड़ुम, दो चीज़ों को समझना चाहिए। नक्सलवाद के लिए छत्तीसगढ़ एक बहुत ही अहम राज्य बनकर रहा, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है खासकर दक्षिण में बस्तर, दांतेवाड़ा, उनका बहुत बड़ा गढ़ बन के रहा था। तो नक्सलवाद देश भर में फैलने के लिए छत्तीसगढ़ एक अहम उनका सेंटर रहा। एक तरफ ये है। दूसरी तरफ इनके खिलाफ लड़ने के लिए स्थानीय जो ट्राइबल लोग हैं उनको एकजुट करते हुए नक्सलवाद के खिलाफ एक जंग शुरू किया था। वहाँ सलवा जुड़ुम के नाम पर ये 2005 से ये हमारे सामने आया और इसको ऑर्गेनाइज करने में और इसको आगे बढ़ाने में कांग्रेस के उस टाइम विधायक महेंद्र कर्मा उसमें एक उनका मेन रोल था। उनकी लीडरशिप में ये चल रहा था। सलवा जुड़ुम के काम को राज्य सरकार उनके तरफ से जो लोग आ रहे थे उनको ट्राइबल युवा को स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा देते हुए उसका ऑर्गेनाइज किया था स्टेट सरकार, राज्य सरकार ने। और इसे चलाने के लिए केंद्र सरकार से भी पैसा आता था, उसको भी जो सेंट्रल फंड आता था इसका भी इस्तेमाल हुआ। इनके काम से नक्सलवाद के फैलाव में काम में काफ़ी बाधा पड़ रही थी और इसीलिए राज्य सरकार इनका फ़ायदा उठाना चाहती थी और इस फैसले को जो 2011 इस सलवा जुड़ुम के अभियान को पूरी तरह से रोक लगाया गया 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। तो हम अगर देखें तो ये सिर्फ आज के गृह मंत्री अमित शाह जी ये बात नहीं कह रहे हैं। उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री सीनियर के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम भी यही बात कहा था। इस फैसले के फ़ौरन बाद एक प्रतिक्रिया जारी करते हुए पीटीआई को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने माना कि इसकी वजह से नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में बाधा पड़ेगी। उस समय में यूपीए गवर्नमेंट भी अधिकार में है ना? उस समय यूपीए की सरकार थी और तत्कालीन गृह मंत्री सीनियर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी इस बात को माना था कि इस वजह से, इस फैसले से नक्सलवाद के खिलाफ जो सरकार की लड़ाई है उसमें बाधा पड़ेगी। उससे हटकर अलग अलग बयान भी आए चिदम्बरम जी की तरफ से। 2008 के दिसंबर में राज्यसभा में सीपीआई के लीडर डी राजा की तरफ से एक सवाल का जवाब देते हुए चिदम्बरम जी ने कहा था कि गैर राज्य तत्वों के पक्ष में सरकार नहीं है। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ नॉन स्टेट प्लेयर्स। लेकिन एक महीने बाद 2009 के जनवरी में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एक बैठक हुई थी और वहाँ पर चिदम्बरम जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है सलवा जुड़ुम के लोगों को वहाँ के
ट्राइबल युवा को जो चुनकर किया गया था, उनसे बहुत फ़ायदा हो रहा है और इस तरह से आगे इनका इस्तेमाल भी करना ज़रूरी होगा। फिर 2011 में सलवा-जुडुम के इस फैसले के बाद राज्यसभा में बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद जी ने सवाल किया था, उसके ऊपर भी गृह मंत्री ने चिदम्बरम जी ने ये फिर एक बार दोहराया कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि उनकी वहाँ स्थानीय जानकारी उनको मिलती है और स्थानीय वहाँ के इंटेलिजेंस भी वो लोग गैदर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो पुलिसकर्मी है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह हैं, उनके काम करने में बहुत उनसे मदद मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी पर नक्सल समर्थक होने का आरोप लगाने वाले बयान की आलोचना हुई थी। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते? अमित शाह जी ने जो बयान दिया था कि नक्सल के तरफ पक्षपात इनका रहा, इस पर तो मतलब ये तो एक सियासी बात उन्होंने कही। इस पर दोनों पक्ष से इसके खिलाफ, इसके प्रतिपक्ष से इसके खिलाफ बयान आया है। लेकिन इससे हटकर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 18 पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने इसके बारे में कहते हुए इसको एक दुर्भाग्यवश बताया और ये इसको प्रेजुडिशियल मिस इंटरप्रिटेशन भी कहा, ऐसा उसका वर्णन किया। इसके बाद हमने देखा कि 56 पूर्व न्यायाधीश, उसमें 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके, सदाशिवन जी और रंजन गोगोई जी, उन दोनों ने इस पर टिप्पणी की कि ये कहा कि इस तरह से कहने से न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को खेद पहुंचेगा। इस पे इस तरह की टिप्पणी करना पूर्व न्यायाधीशों को सही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो चुनाव लड़ने के लिए आगे आए हैं वो अपनी सफाई खुद पेश कर सकते हैं, इसके बारे में उनको कहना नहीं था। मैं वकील नहीं हूँ और मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़े दिग्गज न्यायाधीश सभी लोगों ने दोनों साइड से अपनी बात रखी, तो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन ज़रूर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि कई दशकों से नक्सली समस्या के बारे में करीब से मैं देख के आया हूँ, अध्ययन करते आया हूँ और इस तरह से जो मैंने जो देखा है, जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप वापस में मैं बीच में मेरे पिताजी डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी के निधन के बाद जो उनके नाम से मेमोरियल ट्रस्ट बना है, उसके तरफ से भी मैं नक्सलवाद समस्या के बारे में काफ़ी काम मैंने किया है। शायद इस चीज़ को देखकर मुझे एक नेशनल टास्क फोर्स और नक्सल वायलेंस का कन्वीनर बनाया गया, जिसमें अजीत जोगी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो भी उसमें सदस्य थे। निखिल कुमार जी जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, बिहार से सांसद थे उस वक्त, और उससे पहले रिटायर्ड आईपीएस दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सेक्रेटरी सिक्योरिटी गृह मंत्रालय में काफ़ी ऊंचे दर्जे में काम किया था, वो मेरे साथ में थे और कुछ सांसद वगैरह थे। हमने रिपोर्ट दे दी थी 2005 में। इस बीच में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार, तो इस पर काफ़ी जोर दिया था नक्सलवाद से निपटने के बारे में। 2 बातें तत्कालीन गृह मंत्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी जी ने कहा था। एक तो ये है कि हमें सुरक्षा के बारे में और साथ में विकास के बारे में, इन नक्सली इलाकों के विकास के बारे में और सुरक्षा के बारे में
बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और इसको आगे ले जाते हुए उस वक्त की प्लानिंग कमीशन ने 2002 में 10वीं पंचवर्षीय प्रणाली की जब शुरू हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने एक सम विकास योजना का कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अधीन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव के तहत 147 जिलों को चुना देश भर में जो पिछड़े थे और इसमें करीब 50 नक्सल प्रभावित जिले थे। अच्छा। तो वहाँ पर विकास के लिए काफ़ी फोकस करने के लिए ये अभियान शुरू हुआ था और इस तरह से करते हुए 2002 में ये शुरू हुआ था। तो 2005 में हम देखते हैं कि सलवाजुडुम का वहाँ पर काम शुरू हुआ था। गृह मंत्री ने उल्लेख किया था कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप सलवाजुडुम के भंग नहीं किया गया होता तो 2020 तक नक्सलवाद समाप्त हो गया होता। न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी ने 2011 के फैसला का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये भी कहा कि अगर उस वक्त सुदर्शन रेड्डी जी का फैसला नहीं आता सलवाजुडुम को रद्द करने का तो नक्सल के खिलाफ जो हमारा मुहिम चल रहा था 2020 तक इसे पूरी तरह से नक्सलवाद को ख़त्म करने का मौका मिलता था। एक बार पीछे पलट कर हम देखते हैं कि इस फैसले के बाद फ़ौरन किस तरह से हालात बदले। ये फैसला आया 5 जुलाई 2011। उसके 15 दिन बाद, ठीक 15 दिन बाद 20 जुलाई 2011 गरियाबंद इलाके में उस वक्त के जो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष नितिन पटेल जी थे उनकी कॉन्वॉय गाड़ी जा रही थी तो उनको टारगेट करते हुए वहाँ एक पुल को उड़ाया गया जिसकी वजह से पटेल जी तो बच गए लेकिन उनके एक साथी की मौत हुई और 2 उनके अन्य साथी घायल हुए। ये हुआ था 20 जुलाई 2011 को। उसके बाद 2 साल के अंदर 25 मई 2013 एक बहुत ही भयानक अटैक हुआ माओवादियों के द्वारा। एक की समय पर उसको तो गरियाबंद मासकर के नाम से, नरवद के नाम से मशहूर हुआ। गरियाबंद नरवद 27 लोग अपनी जान गंवाए। उसमें 24 लोग कांग्रेसी थे। जो पिछले साल बच गए थे नितिन पटेल जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे राज्य के, वो और उनके बेटे पूर्व केंद्र मंत्री वीसी शुक्ला, कुछ विधायक और अन्य कांग्रेसवादियों के साथ सबसे बड़ा जो नक्सलवादी ने उन दिनों में एक बयान दिया था कि ये लोग महेंद्र कर्मा को टारगेट करते हुए इस नरवद की कल्पना की थी। और महेंद्र कर्मा जी जब उन पर अटैक हुआ तो हर जगह सब रुक गई। तो महेंद्र कर्मा जी के ऊपर चाकू लेकर उनकी हत्या की गई और मृत शरीर के ऊपर गोली चलाकर 58 गोली उनके शरीर से निकले। मैं ये डिटेल में इसीलिए कह रहा हूँ कि उनका माओवादियों का इतना गुस्सा था सलवाजुडुम पर और महेंद्र कर्मा पर, तो वो जिस तरह से इतनी कठोर तरीके से उनकी हत्या की गई, तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों इतने वो प्रभावित थे, इनके खिलाफ क्यों थे। तो ये हो गया। तो दो अटैक्स ऐसे हुए इसके फ़ौरन बाद। तो इससे क्या हुआ, जब कभी माओवादी थोड़ा ढीले पड़ जाते थे, उनका काम थोड़ा सा पुलिस
अटैक वगैरह ज़्यादा करती थी, उनकी कुछ लोगों की मौत होती थी। तो बड़े अटैक्स को, बड़े हिंसा के कार्यक्रम को वो प्लान करते थे। वो उनकी आदत है शुरू से। हाँ। वो अपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि अभी हम हैं, एक लोगों को, उनकी कैडर को प्रेरित करने के लिए। और इससे ये 2 बड़े जो हादसे हुए, इसके बाद उनके हौसले बढ़े और वो वापस बहुत ज़ोर के साथ आगे, बहुत ताकत हासिल करके, बहुत जोश के साथ आगे आके अपने कार्यक्रम करते गए। कहा गया है कि यह मौलिक अधिकारों बनाम उग्रवाद विरोध का प्रश्न था। आप उसे किस प्रकार देखते हैं? मौलिक अधिकार बनाम उग्रवाद, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं ये मानता हूँ कि इसको हम, मौलिक अधिकार को हम हटा नहीं सकते। उसका महत्व बराबर रहता है। लेकिन आज हम चरित्र को फिर एक बार लिख नहीं सकते। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो सत्य हैं, उन चीज़ को एक बार पीछे पलट के हम देखते हैं तो जो रिकॉर्ड किया गया है, जो हालात बने हैं, जो इतने दिन की जो हिस्ट्री है, इसको हम देखते हैं तो इससे हम ज़रूर ये कह सकते हैं कि अगर जो अमित शाह जी ने कहा कि अगर सलवा जुदुम को बैन नहीं किया जाता, उस पर पाबंदी नहीं लगा दी जाती, तो ज़रूर हम कई जान बच सकते थे और हम 2020 तक इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते थे। ये फैसले के बाद ये बिल्कुल एक अलग रास्ते पे चला गया और मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ में हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है। आज काफ़ी कोशिश के बाद कई बार अमित शाह जी ने कहा कि 2026 तक हम इसे पूरा करेंगे। तो इस बीच में इतने साल बढ़ने से कितने 100 लोग, सुरक्षाकर्मी हो, लोग हों, किस तरह के कितने लोगों की मौत हुई और कैसे हालात बिगड़ते गए। और इन सब हालातों की वजह से वहाँ के लोगों की स्थिति किस तरह से रही, जो विकास का काम में रुकावट आया। अभी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी विकास का काम ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये हालात हैं, ये वास्तविक परिस्थिति है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो फैसला उस वक्त पूरी पाबंदी लगाने का नहीं होता, जो भी कमियां हैं, ऐसा नहीं कि सर्वा जुर्म बिल्कुल सही काम कर रहा था, उसमें भी खामियां हैं, गलतियां किया है वो लोगों ने। अगर फैसले में उस गलतियों को सुधारने की हिदायत देते, बैन करने की बजाय, उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने के बजाय अगर उसको बेहतर बनाने के लिए अगर कुछ हिदायत देते, कमियों को कम करने के लिए, मैं समझता हूँ कि कई हमारे जान बच सकते थे और देश के लिए, देश के विकास में, और ख़ासकर जिन इलाकों में नक्सलवाद का ज़्यादा प्रभाव है, वो वंचित रहे हैं विकास से, ऐसी जगहों पर हम विकास को अच्छी तरह से पहुंचा सकते थे और लोगों को देश के जो डेवलपमेंट का हमारा जो हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे साथ साथ उनको भी जोड़ सकते हैं। अंत में फिर एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। सुदर्शन रेड्डी जी का जो फैसला उस वक्त इस तरह से नहीं आता तो नक्सलवाद से हमारी जो लड़ाई वो पहले ही ख़त्म होती थी और मैं समझता हूँ कि कई जान बच जाते थे और अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बात कही।